हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर से आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स, वो भी क्लास 10th का। और क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, उसका नाम अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास है। तो जी, आज हम लोग जानने वाले हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है, आय क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है और अर्थव्यवस्था का ढांचा यानी कि संरचना क्या होता है। तो यह चैप्टर का जो वीडियो है वो पार्ट बाई पार्ट करके आएगा। 1 से 2 पार्ट में यह चैप्टर पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल पर बने रहें और इस सरल सा यानी कि लॉलीपॉप कंसेप्ट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छी तरीके से सभी चीज़ों को सीखें, ना कि रटें। ठीक है, अगर हम लोग सीख जाते हैं तो हम लोग बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं, लेकिन अगर रटेंगे तो शायद परीक्षा में जो भी एग्जाम हॉल में आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं सरल कंसेप्ट के साथ, लॉलीपॉप कंसेप्ट के साथ, कि अर्थव्यवस्था क्या है, आय क्या है और आर्थिक क्रियाएं क्या है, और अर्थव्यवस्था को की संरचना या ढांचा जो है उसको हम लोग कैसे सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, अर्थव्यवस्था। इसको सीखते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या लिखा गया। अर्थव्यवस्था में बोला गया कि आर्थिक क्रियाओं के योग को ही हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब बोलेंगे सर ये आर्थिक क्रिया क्या है, तो कुछ भी नहीं, आप जान रहे हैं कि आर्थिक क्रिया क्या है। आर्थिक क्रिया कहने का मतलब कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, यानी कि पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। जैसे हम वीडियो बना रहे हैं तो हम भी पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, कुछ भी, मतलब कि ऐसे ऑफलाइन भी तो कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहे हैं कि ये आर्थिक क्रिया क्या है। तो हम लोग जो भी सेक्टर से, चाहे जैसे भी काम करके, अगर मतलब कि आय प्राप्त कर रहे हैं तो वह आर्थिक क्रिया हो जाएगा। ऐसे अगर इकोनॉमिक्स में कहा जाए तो क्रिया 2 प्रकार के, एक आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया कहने का मतलब कि हम अगर कोई काम करके रुपया कमा रहे हैं तो वो आर्थिक क्रिया, लेकिन अगर हम कोई काम अभी कर रहे हैं और आगे चल कर कमाएंगे और अभी खर्च कर रहे हैं तो अनार्थिक क्रिया होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, बताएंगे कि कौन आर्थिक क्रिया कर रहा है, कौन अनार्थिक क्रिया कर रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, तो इसमें शिक्षक जो है आर्थिक क्रिया है, क्योंकि शिक्षक जो है पढ़ा रहा है किसके लिए, पैसे के लिए। लेकिन विद्यार्थी जो है पढ़ रहा है, क्या देकर पढ़ रहा है, रुपया देकर पढ़ रहा है ना। तो यानी कि इकोनॉमिक्स में कितने प्रकार की क्रिया है, 2 प्रकार के, एक आर्थिक और एक अनार्थिक। और हम लोग जानने वाले आर्थिक क्रिया क्या है। तो आर्थिक क्रिया भी बताएं कि जब कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं, सुबह से उठकर जो भी काम करो और पैसे के लिए करें तो वो आर्थिक क्रिया होगा। और आर्थिक क्रियाओं के योग को ही हम लोग क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। जैसे बोले कि आर्थिक क्रिया का योग क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, कोई घर है, मान लिया जाए एक ये घर है और ये एक घर में 3 सदस्य, कितने सदस्य, ये तो इमोजी बन गया, कोई दिक्कत नहीं। एक जो व्यक्ति है वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, एक बिजनेस कर रहा है और ये एग्रीकल्चर यानी कि खेती, कृषि कराने की खेती कर रहा है ना। अब इन तीनों लोग अलग अलग सेक्टर में काम करके रुपये कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं, रुपये कमा रहे हैं। और इन जैसे कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती करना, ये भी आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इससे भी हमें पैसा मिलता है। जॉब कराने की, गवर्नमेंट जॉब करा जो भी, तो उसमें भी क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ये भी आर्थिक क्रिया है। और यहाँ पर बिजनेस है और बिजनेस में भी क्या मिलता है, पैसा मिलता है, तो ये भी आर्थिक क्रिया है। और इन आर्थिक क्रियाओं के योग को ही हम लोग कहेंगे क्या, अर्थव्यवस्था। मतलब कि अगर इन सभी का सैलरी सही है, इन सभी का सैलरी सही यानी कि आर्थिक क्रिया सही ढंग से कर रहा है तो सही पैसा मिलेगा, सही रुपया मिलेगा, तो उसका अर्थव्यवस्था भी सही होगा। अर्थव्यवस्था यानी कि इस घर का अर्थव्यवस्था है। हम बोले ना कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो अर्थव्यवस्था जो है एक अधूरा शब्द है। कौन सा शब्द है, अधूरा शब्द है। जब तक कि अर्थव्यवस्था से पहले कोई शहर, कोई गांव, कोई देश का नाम अगर ना जुड़े तो समझ जाना है कि अर्थव्यवस्था क्या है, एक अधूरा शब्द है। क्योंकि बोलेगा कि अर्थव्यवस्था खराब है, किसका खराब है कोई पता नहीं। अगर हम बोल दें कि भारत का अर्थव्यवस्था खराब है तो इससे पता चलेगा कि नहीं, भारत एक देश है जिसका अर्थव्यवस्था खराब है। इस कारण से अर्थव्यवस्था को हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है एक अधूरा शब्द है। ठीक है, तो यहाँ से अर्थव्यवस्था समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था जो आर्थिक क्रियाओं के योग के योग को अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो आर्थिक क्रिया कैसे था, पता लग गया कि आर्थिक क्रिया क्या है। तो आर्थिक क्रिया देखिए आगे भी लिखा हुआ है, आर्थिक क्रिया है कि वे सभी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति होती है आर्थिक क्रिया कहलाती है ना। अब दूसरे शब्दों में लिखा गया यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है, अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है। हम अभी बोले कि अर्थव्यवस्था एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है ना।
जिसमें हम लोग विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को संपादित करते हैं, या तो खेती हो, जॉब हो, बिजनेस हो, और कुछ भी हो, उसमें हम लोग बहुत सारे आर्थिक क्रियाओं को संपादित करते हैं, मतलब कि ऐड करते हैं। उसके बाद हम लोग को पता चलता है कि ये क्या है, अर्थव्यवस्था है। तो यही चीज यहाँ पर लिखा है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया। ये सभी मतलब कि क्या है, आर्थिक क्रियाएं हैं। उसके बाद यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था है तो आगे क्या बोला जा रहा है कि ये ना केवल वस्तुएं एवं सेवाओं को संपादित करती है, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान करती है, ताकि वे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। आप बोले सर ये मतलब कुछ समझ में नहीं आया। अगर आपके पास अर्थव्यवस्था है तो आप, ये जरूरी नहीं है कि आप अपने सेवा में लगेंगे या तो कोई वस्तु खरीदेंगे। जैसे अर्थव्यवस्था अगर आपका मजबूत है, अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो आप किसी को रोजगार भी दे सकते हैं, किसी को रोजगार भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है, मतलब कि संपादित करती है, बोल रहा है कि ये ना केवल वस्तुओं एवं सेवाओं को संपादित करती है। अगर आपका अर्थव्यवस्था ठीक है तो केवल आप वस्तु ही नहीं खरीद सकते, सेवाओं अपने सेवा के लिए नहीं कर सकते, बल्कि रोजगार के अवसर भी प्रदान कर सकता, यानी कि किसी को रोजगार भी आप दे सकते हैं ताकि वे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मतलब दूसरे शब्दों में हम लोग अर्थव्यवस्था को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या बोला जा रहा है अगला नोट में, बोला कि अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है जब तक कि इसके पहले कोई देश या शहर का नाम ना लिया जाए। यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था जो आर्थिक क्रियाओं का योग है, आर्थिक क्रियाओं का योग है ना। अब इसमें बोल रहा है कि अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अर्थव्यवस्था का अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया। जैसे कि आप कोई भी काम करें तो बहुत सारे साइंटिस्ट आएंगे, मतलब गांव के जो भी है ना, वो क्या करेंगे, केवल मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, मेरे हिसाब, मतलब कि सब अलग अलग मतलब कि अपना सजेशन देते हैं, और उसके बाद बताते हैं कि ये इसके हिसाब से ये होना चाहिए, इसके हिसाब से ये। चाहे आप जितना अच्छा कर दे, आप में बुराई निकालने वाला निकाल देगा, बोले क्यों ना आपको ऐसे करना चाहिए। तो वही मतलब कि कुछ अर्थशास्त्री आए, और उसके बाद अपने अपने हिसाब से, अपने अपने अनुसार से अर्थव्यवस्था को क्या किए, परिभाषित किया। जैसे बोला, पहले आया अर्थर लेविस, इनके अनुसार, यानी कि अर्थर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या हो। इन्होंने बोले कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। मतलब कि जब कभी भी बोल रहा है कि किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, मान लीजिए अगर हम कोई कर रहे हैं काम, तो वो लीगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लीगल। लीगल होगा तभी तो राष्ट्र के मतलब कि व्यवहार से होता है। अगर हम इलीगल काम करेंगे तो ये थोड़ा अलग हो जाएगा, मतलब कि हम लोग नियम से कुछ कर नहीं रहे। तो वही बोला, किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अब वह अपने संसाधनों का प्रयोग करता है, अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है। अब अगला जो है साइंटिस्ट, मतलब कि अर्थशास्त्री जो है, वो कौन थे, ब्राउन। ये अपने अनुसार क्या बोले कि अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। बोलेंगे सर बोलिए कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था ब्राउन के अनुसार बोला कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है। बोलिए, जो ब्राउन है वो बोल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था जो है आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग करके अपनी आजीविका चलाती है। मतलब कि अर्थव्यवस्था जो है ये आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है, जैसे कि मान लीजिए अभी बताएं कि एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट जॉब, बिजनेस, ये सभी मतलब कि आर्थिक क्रियाओं का संगठन है। और यही करके मतलब जो भी मनुष्य है, जो भी मनुष्य है ना, वो अपना जीवन को क्या करते हैं, चलाते हैं। ये कौन बोले, तो ब्राउन साहब बोले कि जो अर्थव्यवस्था है वो मतलब कि आजीविका अर्जन की एक प्रणाली, मतलब कि कोई भी मनुष्य का, कोई भी जीव को जीने के लिए एक मतलब प्रणाली है, सिद्धांत है। क्योंकि अगर मतलब कि इसमें क्या होता है, बोला कि अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग करके अपनी आजीविका चलाते हैं। क्लियर। अब बोला इसको संक्षेप में कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोला जा रहा है कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। मतलब कि अर्थव्यवस्था, जैसे कि मान लीजिए एक समाज का, एक गांव का लेंगे,
तो जितना भी समाज में आर्थिक क्रियाओं है, मतलब बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। मतलब कि समाज में जितना भी आर्थिक क्रिया हो रहा है उसका योग ही क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये किन कौन कहे थे, तो ब्राउन ब्राउन कहे थे। क्या कहते हैं, ब्राउन कहते हैं कि अर्थव्यवस्था जो है समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। अब आगे बोल रहा है कि आर्थिक क्रिया क्या है, बार बार सब बोल रहे हैं कि आर्थिक क्रिया आर्थिक क्रिया आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रिया हम पहले बताएं कि वे सभी कार्य जिससे हमें आय की प्राप्ति होता है आर्थिक क्रिया कहलाती है। अब बोलेंगे कि ये सब आय क्या है, बोले आय के बारे में सुने, लेकिन आय का अगर डिफिनेशन की बात की जाए तो हमें पता नहीं। तो बिल्कुल अभी पता होगा कि आय क्या है। आय बोले तो इनकम। तो इनकम जब कभी भी हम लोग कहीं भी काम करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो या तो शारीरिक रूप से करते हैं या तो मानसिक रूप से करते हैं। जैसे कोई भी मजदूर है, वो ईंट ढो रहा है, बालू ढो रहा है, तो वो शारीरिक रूप से कर रहा है। अगर कोई बैंक में बैंक मैनेजर काम कर रहा है या तो कोई भी टीचर कोई भी शिक्षक पढ़ा है, तो शरीर के साथ साथ मतलब कि मानसिक रूप से भी काम कर रहे हैं। और यह जो काम करने के बदले, मतलब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी मनुष्य हो, अगर कोई काम कर रहा है या तो शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से कार्य कर रहा है, और उस कार्य के बदले जो भी पैसा मिल रहा है, जो भी रुपया मिल रहा है, उसी को हम आय कहेंगे। बढ़िया साथ करेंगे कि इनका मानी की आय क्या है। तो जब कभी भी कोई मनुष्य या तो कोई भी कोई भी मनुष्य या कोई व्यक्ति जो भी हो, आप जैसे भी बोले, अगर शारीरिक रूप से या तो मानसिक रूप से कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य के बदले जो भी रुपया पैसा मिल रहा है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, आय कहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि यह आय तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा क्या है। तो इसको आर्थिक क्रियाओं के अनुसार 3 क्षेत्रों में बांटा गया। पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र है, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र है और तीसरा जो है तृतीयक क्षेत्र है। इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं आती है, द्वितीयक क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं आती है और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं आती है। तो प्रथम प्राथमिक क्षेत्र में सबसे पहले लिखा है कि यह क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है, जैसे भूमि, जल, वनस्पति और खनिज जैसे प्राकृतिक संसाधनों से। यानी प्राथमिक क्षेत्र का जो मतलब कि संबंध है वो प्राकृतिक संसाधनों से और पर्यावरण से। कहने का मतलब क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र वैसे आर्थिक क्रियाओं को कहेंगे जो पर्यावरण से संबंधित रखता हो, प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित रखता हो। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि किसान को जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही रखा गया। यानी कि किसान जो भी काम करेगा, जो भी आर्थिक क्रिया करेगा, वह यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। जैसे किसान जो है पशुपालन करता है वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, मछली पालन करता है वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, जंगल लगाता है, वन लगाता है, वो सभी जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। इस कारण से सबसे पहली बात कि किसान जो है वह कृषि करता है और कृषि के अंतर्गत जो भी आएंगे वह जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो इस कारण से लिखा है कृषि क्षेत्र को ही हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कह सकते हैं, या तो प्राथमिक क्षेत्र को ही हम लोग कृषि क्षेत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्राथमिक क्षेत्र, आशा करता हूँ यह जो है पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात रहा कि द्वितीयक क्षेत्र क्या है। तो द्वितीयक क्षेत्र जो है यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंध रखता है। द्वितीयक क्षेत्र जो है वह प्राथमिक क्षेत्र से संबंध रखता है। बोलेंगे कैसे, लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को, मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र से जो भी उत्पाद प्राप्त होने वाला है उसके बारे में बोला है कि उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह उपयोग करता है, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र का जो उत्पाद है उसको कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है, उसे हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देते हैं, गन्ना जो है ये किसान करता है, और किसान करता है इसको हम लोग, जैसे कि अब प्राथमिक क्षेत्र में आ रहा है और प्राथमिक क्षेत्र का यह उत्पाद है। गन्ना जो है प्राथमिक क्षेत्र का उत्पाद है और इसका प्रयोग कच्चे माल में कर रहा है। कच्चे माल में मतलब चीनी बनाने के लिए कहाँ किया जा रहा है, तो उद्योग में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, तो उद्योग में किया जा रहा है। तो वही तो बोला कि जब प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को कच्चे माल में प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर जो क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे गन्ना को कहाँ प्रयोग किया जा रहा है, तो उद्योग में किया जा रहा है चीनी बनाने के लिए। तो यहाँ जो उद्योग जो है वह द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। चाहे जो भी उद्योग हो, जिस तरह का उद्योग हो, वह सभी मतलब कि हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में आ जाएगा।
क्योंकि वह जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंध रखता है। कौन सा क्षेत्र से संबंध? जैसे कि कोई भी अगर कपड़ा बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो कहीं ना कहीं यह प्राथमिक क्षेत्र से जुड़ा और प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद से ही यानी कि इसका प्रयोग किया जा रहा है ना। क्लियर है? अब बात रही कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि उपयोग करता है द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, मतलब कि लोहा का उद्योग, इस्पात का उद्योग, वस्त्र उद्योग, जितने भी उद्योग है वो सभी जो है द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। तो इस कारण से इसको क्या कहा जाता है कि उद्योग को ही द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। अब उद्योग चाहे जो भी हो, या तो कुटीर उद्योग हो या तो कोई उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, लघु उद्योग हो, मध्य उद्योग हो, बड़े पैमाने पर जो भी जिस तरह का भी उद्योग हो, सभी द्वितीयक क्षेत्र में आएंगे। जैसे मान लीजिए कुटीर उद्योग किसे कहें? तो कुटीर उद्योग कहने का मतलब कि जैसे हम लोग घर में ही कोई वस्तु का, कोई प्रोडक्ट का अगर निर्माण करें, वह कुटीर उद्योग के अंतर्गत आएंगे। सबसे पहली बात मान लिया जाए, जैसे मान लिया जाए सूप दौरा, ये सभी और बहुत सारे चीज़ें, मतलब ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। सूप दौरा, जो कि सूप का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? छठ में करते हैं, मतलब कि जो कि हिंदू धर्म का सबसे पवित्र पर्व है। दौरा का भी प्रयोग किस में करते हैं? मतलब कि छठ पूजा में करते हैं। दौरा का प्रयोग शादी में, मतलब कि बहुत जगह इसका प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर जो थोड़ा बात है, इसको मतलब कि घर में ही बनाया जाता है। और जो भी वस्तु अगर घर में बनाया जा रहा है, मतलब छोटे छोटे वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है, उसे हम लोग कुटीर उद्योग के अंतर्गत रखते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि जो सूप और दौरा बनाते हैं, वह उसको हम लोग सबसे नीचा यानी कि जाति के समझते हैं। लेकिन वह नीचा जाति जो भी मतलब बना रहे हैं, उसके बनाया हुआ प्रोडक्ट को हम लोग सबसे पवित्र पर्व यानी कि छठ में प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग जो भी इसका यानी कि सूप या दौरा का निर्माण करते हैं, उन जाति को हम लोग सबसे निचला स्तर पे रखते हैं। लेकिन उन्हीं का बनाया हुआ, जिससे हम लोग छुआछूत मानते थे, लेकिन अब ऐसा कोई बात नहीं, मतलब कि उन्हीं का बनाया हुआ, मतलब कि सबसे हिंदू धर्म का जो सबसे पवित्र पर्व छठ है, उसमें प्रयोग करते हैं। क्लियर है? अब यहाँ तक द्वितीयक क्षेत्र तक कोई भी यानी कि समस्या नहीं। अब बात रही कि तृतीयक क्षेत्र क्या है। तो तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? तो सेवा क्षेत्र को ही तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि वह आर्थिक क्रियाएं जिससे हम लोग को सेवा मिलता है। क्या मिलता है? सेवा मिलता है। जैसे बैंक, परिवहन, संचार, व्यापार। बैंक बोले तो यानी किसी भी सेवा होता है कि हम लोग जाते हैं, हमें मतलब कि कोई भी वस्तु खरीदना होता है तो उसके लिए रुपया चाहिए, रुपया हम लोग को कहाँ से मिलता है? बैंक से मिलता है। तो ये बैंक जो है सेवा दे रहा है। परिवहन यानी कि जो भी गाड़ी उड़ी है, सब क्या दे रहा है? सेवा दे रहा है। संचार भी सेवा दे रहा है, व्यापार भी सेवा दे रहा है। बोले व्यापार कैसे सेवा? क्योंकि हमें कोई चीज़ बेचना होता है तो वो घर आता है और घर से उठाकर ले जाता है। तो ये भी एक प्रकार का सेवा, और जिस क्षेत्र से हमें सेवा मिल रहा है, जिस आर्थिक क्रिया से सेवा मिल रहा है, मतलब जो भी, उसे हम तृतीयक क्षेत्र में रखेंगे। और VVI नोट में क्या कहा है कि तृतीयक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। मतलब तृतीयक क्षेत्र ही क्या करता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में टेंशन नहीं लेना कि सर ये सकल राष्ट्रीय, मतलब कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, आगे हम लोग जाएंगे, उसके बाद समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार कौन कौन है। जैसे अब तो अर्थव्यवस्था पढ़ लिए, अर्थव्यवस्था क्या था? तो ये आर्थिक क्रियाओं का योग था। लेकिन अब अर्थव्यवस्था का ढांचा भी पढ़े, तो इसमें क्या था कि यानी कि आर्थिक क्रियाओं के अनुसार से मतलब कि अर्थव्यवस्था को कितने ढांचा यानी कि कैसे संरचना थे? 3 संरचना थे, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब बात रही कि हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार जानने वाले हैं। तो अर्थव्यवस्था का प्रकार जो है मुख्यतः 3 प्रकार है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी और तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब ये तीनों को हम लोग बारी बारी से सीखते हैं और देखते हैं कि कौन सी मतलब कि अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है। बहुत ही आसान है, सब लगभग एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, और उस डिफरेंट को ही हम लोग समझेंगे। बस एक पॉइंट पकड़ेंगे और ये तीनों अर्थव्यवस्था का प्रकार खत्म। जैसे देख दिया हुआ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो जिस देश में उत्पादन के साधन पर, यानी कि कोई देश में अगर कोई चीज का उत्पादन हो रहा है, उसके साधन पर निजी यानी कि किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मतलब कुल मिलाकर कहना है कि कोई देश है और उस देश में जो भी उत्पादन के साधन है, अगर उस पर कोई खास व्यक्ति, कोई निजी व्यक्ति
का हक है यानी कि अधिकार है, उसे हम क्या कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सभी देशों में यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। कौन सा अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि उस वहाँ मतलब कि सरकार का नहीं है, बल्कि मतलब किस पर होता है? मतलब कि ये पूंजीपतियों का अधिकार रहता है, यानी कि अपने अपने बिजनेस में जो भी है। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस, मतलब ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एडम स्मिथ द्वारा कौन सा मतलब पुस्तक प्रकाशित किया गया था 1776 ईस्वी में? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस का मतलब कि प्रकाशित किया गया था। और इसने इस पुस्तक में मतलब कि क्या था? तो इस पुस्तक से ही बोला जाता है कि मतलब कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। मतलब कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो मतलब कि शुरुआत हुआ था इस पुस्तक से ही माना जाता है। उस पुस्तक का क्या नाम है? क्वेश्चन यहाँ पर 3 बन सकता है कि एडम स्मिथ जो है द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक को कब प्रकाशित किया था? तो 1776 ईस्वी में। अब बात किया जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है उसे मतलब कि किससे उद्गम का स्रोत मिला था, किस पुस्तक से? तो द वेल्थ ऑफ नेशंस से मिला। और द वेल्थ ऑफ नेशंस का मतलब कि लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। और ये शायद अर्थशास्त्र का मतलब कि जनक भी इन्हें कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक अगर पूछा जाए तो एडम स्मिथ ही है। यहाँ तक क्लियर है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि वह जिस देश का अर्थव्यवस्था पर मतलब कि जिस देश के उत्पादन के साधन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा, उस देश का जो अर्थव्यवस्था होगा वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा। क्लियर है? अब दूसरा, समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि जिस देश के उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। मतलब जिस देश के उत्पादन के साधन पर यानी सरकार का अगर अधिकार है, उस देश का जो अर्थव्यवस्था होगा क्या होगा? वह समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा। कौन सा अर्थव्यवस्था होगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था होगा। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ कहाँ है? तो यानी कि चीन, क्यूबा, इन सभी देशों में यानी कि समाजी अर्थव्यवस्था है। कहने का मतलब कि यहाँ कोई भी खेत उत जो भी चीन में किया जा रहा है वो सरकार के अंतर्गत ही किया जा रहा है, यानी कि सभी को पेमेंट दिया जाता है। इस तरह से कुछ होता है ना, यानी कि उसमें कोई किसी का अधिकार नहीं होगा वहाँ, बल्कि सभी सारे चीज़ों पर किनका अधिकार होगा? तो वहाँ का जो भी सरकार है उनका अधिकार होगा। तो वही बोला है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो जिस देश के उत्पादन के साधन पर सरकार का अधिकार हो, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाता है। उस मतलब कौन कौन से देश है? तो एक चीन है, एक क्यूबा है ना, इन सभी देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था पाया जाता है। अब बारी आया कि ये तो हो गया यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी। अब कहा जाए कि कहीं कहीं ये दोनों रह गए तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग कहेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था। इससे पहले एक नोट में लिखा हुआ है कुछ बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है। इसमें लिखा है कि केन्स एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने सुझाव दिया कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को, मतलब जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। केन्स एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने सुझाव दिया था कि जो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है यानी कि जो भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उनको समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। मतलब कोई देश है, उस देश में मतलब कि मान लीजिए मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो कुछ समाजवादी है और कुछ पूंजीवादी है। तो इनका कहना था कि पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उनको मतलब कि समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए ताकि वो भी समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी बढ़ावा हो सके। लेकिन प्रोलांज कोई अर्थशास्त्री थे, उनका कहना था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। इनका कहना था, प्रोलांज का कहना क्या था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है उनको यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको उसमें सरकार को हेल्प करना चाहिए, सब्सिडी जो भी है उसे मतलब देंगे ताकि उसको बढ़ावा मिलेगा, तभी वो आगे बढ़ सकता था। वो किनका कहना था? वो प्रोलांज का कहना था। ठीक है, तो फिर से एक बार कि केन्स ने सुझाव दिया, कंफ्यूजन है। केन्स ने कहा था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको मदद करेगा? तो समाजवादी को, जबकि प्रोलांज ने कहा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कुछ कदम बढ़ाना चाहिए। क्लियर है?
तो ये सब पूंजीवादी और समाजवादी में कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब बात रहा मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का मतलब कि जिस देश में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्ति मतलब कोई खास व्यक्ति और सरकार का अधिकार होता है, कोई खास व्यक्ति के साथ साथ सरकार का भी अधिकार होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे इंडिया, मतलब कि इंडिया में कोई भी अगर कुछ व्यवस्था अर्थव्यवस्था है तो उस पर सरकार का भी है और कोई खास व्यक्ति का अगर मतलब कि अर्थव्यवस्था आने की जो भी अधिकार है अगर रहेगा तो उसे हम कौन सा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखेंगे? मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी कि भारत एक ऐसा देश है जहां पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्था उपलब्ध है। अब बात की जाए कि ये बंद अर्थव्यवस्था क्या है, तो बोला है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात होगा और ना ही आयात होगा, ना तो मतलब आवागमन होगा, ना तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि यह जो पार्ट 1 वीडियो है यानी कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट वीडियो था। इसमें हम लोग जो भी पॉइंट था वो क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक विकास एवं आर्थिक वृद्धि के बारे में, और उसके बाद जो भी पॉइंट है आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और इस मतलब कि चैप्टर का जो है एक प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, आप प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं और पूरा वीडियो जो भी है देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप तब तक के लिए टेक कर, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।